हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.59 जिसमें वो कह रहा है कि यूज़ कीजिए नोडल एनालिसिस टेक्निक का टू फाइंड V1, V2, V3 एंड V4। यानी उसने इस दफ़ा नोड खुद आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं, बस उनके वेरिएबल्स फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों, नोड की क्या पहचान है ये आपने हमारी कंसेप्चुअल वीडियोस से देख लेना है इस दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा मैं नहीं बताऊँगा व्हाट इज़ नोड, क्योंकि इस दफ़ा उसने खुद से नोड आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हो व्हाट इज़ नोड, नोड की कितनी टाइप्स हैं, कैसे नोड आइडेंटिफाई किया जाता है, तो आप हमारी कंसेप्चुअल वीडियोस जाके देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट सेक्शन में। ठीक है जी, कंसेप्चुअल वीडियोस। तो चले यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसने नोड आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं, देखें V1 है, V2 है, V3 है और ये V4 है। तो इन तीनों की वैल्यूज, चारों की वैल्यूज हमने बतानी है। V3 की वैल्यू बच्चों हमें वैसे ही पता चल जाएगी। देखो V3 और ग्राउंड नोड, ये जो ग्राउंड नोड लगा हुआ है ना, ये नीचे की पूरी सतह पे लगा हुआ है, ये पूरा एक सरफेस नोड है। सरफेस नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। और देखो नीचे वाली जो पूरी सतह है वहाँ पे कई वायर्स आके अटैच हो रही हैं। टोटल कितनी है देखें, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, पाँच चीज़ों की वायर अटैच है। तो ये पूरा एक सरफेस नोड है जो 0 वोल्ट रखता है, ग्राउंड नोड है। तो लिहाजा देखो बच्चों, इस ग्राउंड नोड और V3 के सेंटर में एक वोल्टेज सोर्स आ गया हुआ है, इन दोनों के सेंटर में। तो लिहाजा क्या होगा जी, आपको मैंने बताया था जब ऐसा हो कि दो नोड्स के सेंटर में एक वोल्टेज सोर्स लगा हो जिसमें से एक की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता हो, एक नोड की वोल्टेज की, तो आप दूसरे नोड के वोल्टेज की वैल्यू मालूम कर सकते हो। तो लिहाजा जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है उस नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे, इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से आपको देखें V3 की वैल्यू मिल गई कितनी, 20 वोल्ट। ठीक है जी, एक काम तो आपका यहाँ पे वैसे ही डन हो गया। अब बारी आती है बाकी की वैल्यूज़ कैसे मालूम करें। तो बाकी की वैल्यूज़ तो मालूम करते ही हैं, उससे पहले देखें बच्चों, जो डिपेंडेंट सोर्सेज है ना, वो जिस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं आपको पहले उनकी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। देखें ये डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं जो डायमंड शेप में होते हैं सोर्सेज। ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये डिपेंड कर रहा है Ix की वैल्यू पे। देखें 4 टाइम्स ऑफ Ix, यानी मुझे Ix की इक्वेशन बनानी होगी, और Ix इस वायर में फ्लो करने वाली करंट है। तो इसकी मैं इक्वेशन बनाने लगा हूँ। देखें Ix इज इक्वल टू, ये करंट देखो V3 में से लीव करती है, तो जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है, और जाके आगे एंटर करती है V2 में, तो आगे V2 आ जाएगा और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई। उसके बाद बच्चों एक और हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स है, करंट का डिपेंडेंट सोर्स, जो कि डिपेंड कर रहा है Vx की वैल्यू पे, 2 टाइम्स ऑफ Vx। तो हमें Vx की इक्वेशन बनानी होगी। तो देखो Vx कहाँ पे मेंशन है, Vx बच्चों यहाँ पे मेंशन है। Vx दो नोड्स के सेंटर में मेंशन है, ये वाले वोल्टेज, इसी तरह जैसे ये 20 वोल्ट का सोर्स था। ठीक है, तो जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास Vx की इक्वेशन भी आ गई। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, चलना हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। ये बच्चों देखो, नोड 1 और नोड 4 इन दोनों के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। जब ऐसा हो कि दो नोड्स के दरमियान वोल्टेज सोर्स लगा और वो दोनों नोड्स जो हैं वो अननोन वैल्यू रखते हों, यानी कि वो अननोन हो, फाइंड आउट करने वाले हों, तो वहाँ पे सुपर नोड की कंडीशन आ जाती है, सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा करनी पड़ जाती है। तो ये सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा हो गई। तो पहली इक्वेशन तो सुपर नोड देगा हमें, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले वोल्टेज माइनस में, इज इक्वल टू इसकी अपनी इक्वेशन जो कि 4Ix है। इसी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, Ix की जगह ये पुट हो जाएगा। तो देखो V1 माइनस V4 इज इक्वल टू 4 इंटू Ix की जगह आ गया V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय क्या है जी हमारे पास 10। तो ये देखो 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, ये 5 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें क्या बनता है, 5 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 5V1। ठीक है बच्चों, माइनस ये बच्चों मैं तरतीब बनाना चाहता हूँ। ठीक है, पहले V2 का यानी तरतीब वाइज, पहले V1 का, फिर V2 का, फिर V3 का, फिर V4 का वेरिएबल। तो इसलिए मैं ना देखें 5 तो इधर आके मल्टीप्लाई हो चुका है, लेकिन ये देखें 2 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -2V2, -2V2 इधर आके हो जाएगा +2V2। ओके, उसके बाद देखो 2V3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2V3 था इस साइड पे, तो इधर आके हो जाएगा -2V3।
और जो 5 आया था इधर, तो जब ये -v4 से ज़रब खाएगा तो ये हो चुका होगा -5v4 इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैंने इसलिए किया ताकि यार ये इनकी तरतीब बन जाए। देखें, हर वेरिएबल की एक तरतीब बन गई है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन हासिल करेंगे इस नोड, ये जो सुपर नोड की बाउंड्री में जितनी वायर्स आ रही हैं ना, उन सब के ऊपर KCL लगा के, यानी हम अप्लाई करेंगे KCL सुपर नोड के ऊपर। अप्लाई KCL एट सुपर नोड ये आपने यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अप्लाई KCL एट सुपर नोड। अब KCL होता क्या है? KCL बच्चों एक लॉ है जो कहता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो इज इक्वल टू कि एक साइड पे हम एंटरिंग करंट्स लिखते हैं, एक साइड पे लिविंग करंट्स। तो मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखता हूँ। अब देखो, ये जो सुपर नोड की बाउंड्री है, आप ज़रा गौर से देख लो, इसके घेरे में कौन कौन सी वायर आ रही है? ये आ रही है, ये आ रही है, ये भी आ रही है, ये सेंटर वाली भी आ रही है, ये भी और ये भी। टोटल तकरीबन हैं ये 3 4 5 6 वायर्स, जिनमें से एक का निचोड़ हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है। तो पीछे 5 वायर्स रह गई हैं जिनकी हमने करंट्स लिखनी है। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगूँ, पहले इस वायर की करंट लिखता हूँ। तो देखो, ये जो करंट है ये इस नोड के अंदर एंटर कर रही है, सुपर नोड के अंदर। तो एंटरिंग करंट मैंने बताया था इस साइड पे लिखनी है। ओके हो गया। उसके बाद बच्चों बारी आती है इस वायर की। तो इस वायर की करंट का हमें पता ही नहीं है, ये एक रेजिस्टर वाली वायर है जिसकी करंट हमें मालूम करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूला लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ, ताकि हमें इसकी करंट पता चल सके। तो मैं यहाँ से करंट को लीव करवाऊंगा, तो जिस नोड में से करंट को लीव करवाते हैं उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। यहाँ से करंट लीव करके दूसरे नोड में एंटर हुई जो कि ग्राउंड नोड है, 0 आ गया आगे, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। ये तरीकाकार होता है लिविंग करंट फार्मूले का। उसके बाद बच्चों देखो, एक ये वायर थी, तो यहाँ पे भी मैं लीव करवाऊंगा करंट को V1 माइनस, जाके V2 में एंट्री, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई लिविंग करंट फार्मूला लग गया, बस इतनी सी बात है। फिर ये वाली वायर आती है, तो यहाँ पे भी लिविंग करंट फार्मूला V4 माइनस V2 ओवर 2, V4 माइनस V2 ओवर 2। ठीक है जी। उसके बाद ये लास्ट वायर बचती है ये वाली, यहाँ पे भी लिविंग करंट फार्मूला V4 में से करंट लीव करेगी, V4 माइनस V3 ओवर 5, V4 माइनस V3 ओवर 5। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें इसका एलसीएम क्या आ रहा है बच्चों। कोई एक ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई देने से इसका बटा खत्म हो जाए। 40 एक ऐसा नंबर है जो इन सबको काट सकता है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 40 से ज़रब देने लगा। यहाँ पे 40 ज़रब हुआ, 4 1 ज़ार 4 10 ज़ार, तो 10 ऊपर ज़रब खा जाएगा। यहाँ पे 40 ज़रब हुआ, 8 एक बार 8 5 बार 40, तो 5 ऊपर ज़रब खा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 40 ज़रब हुआ, 2 एक बार 2 20 बार 40, तो ऊपर 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 40 ज़रब हुआ तो 5 एक बार 5 8 बार 40, 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे देखें V3 लिखा हुआ है ना, तो V3 की वैल्यू हमें पता है जो कि 20 है, तो यहाँ पे वो 20 पुट हो जाएगा। ठीक है जी, -8 V3 आना था तो मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। इस साइड पे 40 ज़रब होगा, तो देखो 40 के ज़रब होने से 400 आ जाएगा। इस इक्वेशन में भी मैं अभी बच्चों इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ V3 की। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये जो अभी कर रहे हैं, तो देखो 10 + 5 ये कितना हो गया 15 V1। V2 वाले इकट्ठे करते हैं, -5 -20 -25 हो गया। अब V4 वाले तो 20 और 8 28 हो गया। उसके बाद ये देखें, ये सारे डन हो गए। ये बचता है 8 2 बार 16 होता है, तो 160 बनेगा। 160 उधर जाके जमा हो जाएगा, तो 400 में 160 जमा करें तो 560 बनता है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 को बच्चों मैं ज़रा सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। मेरे पास V3 की वैल्यू थी, मैंने पुट नहीं की, तो V3 की यहाँ पे वैल्यू पुट करना बनती थी। ठीक है, तो देखें 5, वो इक्वेशन मैं सिंप्लीफाई करके लिखने लगा हूँ। 5V1 + 2V2, ठीक है, -5V4। और ये बच्चों ये देखो, ये जो -2V3 इस साइड पे था ना, ये दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा +2V3। 2 × V3 का वैल्यू, तो 2 × V3 का कितना वैल्यू है 20, तो 2 × 20 कितना होता है 40 होता है, तो 40 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने ज़रा सिंप्लीफाई कर दिया V3 की वैल्यू पुट करके इसमें।
अब इक्वेशन नंबर 3 आपने हासिल करनी है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स चल रहे हैं तो आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स बनना चाहिए, जिसके लिए आपको तीसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगी देखें। अभी तक आपने अपने नोट 2 पे KCL अप्लाई नहीं किया, तो लिहाजा आप नोट 2 के ऊपर आप KCL अप्लाई करोगे, ठीक है। नोट 2 के ऊपर तो चले आए, नोट 2 के ऊपर KCL अप्लाई करते हैं। आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोट 2। तो पहले मैं ये ऊपर वाली वायर की करंट लिखना चाहूँगा लिविंग करंट फार्मूले से। तो V2 में से करंट को लीव करवाया, उसी वक्त लिख दिया V2 माइनस, जाके V4 में एंटर हुई, ठीक है जी। V2 माइनस V4 और बटे में आ गया कितना, कितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई है, 2 आई है। उसके बाद बच्चों देखें, उसके बाद बारी आती है इस वायर की, तो V2 माइनस वही लिविंग करंट फार्मूला V2 माइनस जाके V1 में एंटर हुई और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो है 8। उसके बाद ये वाली वायर की पहले बात कर लेते हैं, तो V2 माइनस V3/10 वही लिविंग करंट फार्मूला, और ये 2Vx एक एंटरिंग करंट है, इसमें एंटर कर रही है तो उसको हम इस साइड पे लिखेंगे, ठीक है जी। ओके हो गया। अब देखें इसका एलसीएम क्या आ रहा है बच्चों। इसका एलसीएम बनता है तकरीबन 8 और 40 ही बनता है इसका भी जी। इसका भी बच्चों एलसीएम 40 बनता है, तो 40 के साथ पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दो। यहाँ पे जब 40 ज़रब होगा मल्टीप्लाइंग बाय 40 ये लिख लीजिएगा। यहाँ पे 40 ज़रब हुआ तो 2 एक बार 2 20 बार 40, 20 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 40 ज़रब हुआ तो 8 एक बार 8, 5 बार 40, 5 अंदर ज़रब हो जाएगा। यहाँ पे 40 ज़रब हुआ तो 10 एक बार 10, 4 बार 40 तो 4 ऊपर ज़रब खा जाएगा। -4 V3 की हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि ये यहाँ पे लिखी हुई है 20 इज इक्वल टू वाली साइड पे यहाँ पे 2 के साथ जब 40 ज़रब खाएगा तो 80 बन जाएगा। 80 Vx की जगह हम बच्चों ये देखो, ये हमने Vx की इक्वेशन पहले फाइंड आउट की थी डिपेंडेंट सोर्स के तौर पे, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कि है V4 माइनस V3। और V3 की भी हमें वैल्यू पता, तो वो पहले पुट कर देंगे, जो कि 20 है, ये पुट कर दी, ठीक हो गया। V4 माइनस V3 की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी उसकी 20। अब इस इक्वेशन को ज़रा सिंप्लीफाई करें। देखें पहले V1 का कंपोनेंट जो कि सिर्फ V1 ये वाला है -5V1, ये शुरू में ले आए, फिर V2 वाले इकट्ठे करेंगे। देखें 5V2, 20 और 5 25 में जब 4 और जमा हुआ तो 29 हो गया, और बस इतना ही है। तो ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया, और ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। 29V2, ठीक है जी। अब V4 वालों का देखते हैं क्या बनता है। ये देखें 20V4 माइनस है ना, माइनस में है 20V4, और इधर देखो ये है 80V4 इधर आ जाएगा, 80V4 इधर आके -80 हो जाएगा। -80 और -20 कितना हो जाएगा, -100, तो -100V4। और इसकी बात करूं तो ये देखो ये बनेगा -4 ज़रबे 20 किया तो -80 बन जाएगा। ये 4 2 बार 8, हाँ -80, उधर जाके हो जाएगा +80। और दूसरी जानिब ये देखो यार, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है ये मेरे लिए। देखो ये +80 हुआ है ना, ये इधर -80 है, उधर जाके +80 हुआ है, और उस तरफ क्या है जी 80 ज़रब खा रहा है -20 के साथ, तो उसमें जाके जमा होने वाला है 80 मज़ीद, ये वाला, यानी ये उधर जाके 80 जमा हो गया और 80 इस 20 के साथ ज़रब खाएगा, तो ये बच्चों बनता है -1520। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आपने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स में लिख के सॉल्व कर लेना है। मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं मैं फिर से बता रहा हूँ थोड़ा बहुत। मैट्रिक्स में लिखने का तरीका होता है बच्चों, पहले इनके साथ इस लेफ्ट हैंड साइड पे जो इनके वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट होते हैं उनको पहले लिखते हैं रो वाइज, फिर इनके वेरिएबल्स को कॉलम वाइज लिखते हैं, फिर इज इक्वल टू वाले नंबर्स को इज इक्वल टू वाली साइड पे लिखते हैं। फिर कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने समझ लेना जाके हमारी एग्जांपल 3.1 की वीडियो से, ठीक है। तो पहले इक्वेशन 1 के देखो, पहले नंबर पे 5 है, फिर 2 है, फिर -5 है, फिर दूसरी इक्वेशन के 15 -25 28, फिर तीसरी इक्वेशन के -5 29 और -100। फिर इनके वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, V1 है, फिर V2 है, फिर V4 है, फिर इज इक्वल टू वाले नंबर पहले इक्वेशन 1 का तरतीब सेम रखनी है, 560
फिर -5 15 20। ये ना हो कि यहाँ पे 1 3 2 कर रहे हो और उधर 1 2 3 कर रहे हो, ऐसे गलत हो जाएगा। सेम तरतीब हो इक्वेशन लिखने की। तो ये देखें जी, इस तरह से आप अगर मेथड समझ लेंगे ना, इस तरह से आपको कैलकुलेटर पर ही इनकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। पहली V1 की या दूसरी V2 की, तीसरी V4 की। तो V1 की जो वैल्यू दे रहा है कैलकुलेटर वो है जी हमारे पास 21.1 वोल्ट। V2 की जो वैल्यू मिली है हमें वो है 9.1 वोल्ट। और जो V4 की वैल्यू है वो हमें मिली है जी 16.8 वोल्ट। और V3 की आपको ऑलरेडी पता है कितनी थी, 20 वोल्ट। V3 इज़ इक्वल टू 20 वोल्ट। और यही चारों हमने मालूम करनी थी हमारे क्वेश्चन के लिए।